सो हम अब से ऑनवर्ड जावास्क्रिप्ट जो है वो लिखा करेंगे एक्सटर्नली, जैसे CSS लिखा था ना सेपरेट फाइल में, तो वैसे ही। तो उसके लिए आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से क्रिएट कर ली एसेट्स के अंदर, जेएस के फोल्डर में app.js उसको नाम दे दिया, और उसको हमने लिंक करना है बिल्कुल बॉटम पे स्क्रिप्ट टैग और उसके अंदर सोर्स टैग, और बाकी काम वही एसेट पाथ दें और पाथ के अंदर जेएस दें और जेएस के अंदर app.js दें। अब आप जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ कंसोल लॉग लिखता हूँ। आपको पता है कंसोल लॉग क्या होता है? तो जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ये चलता है या नहीं चलता। इफ़ आई कम बैक ऑल द वे हेयर और इसको यहाँ पे ओपन करूँ और जाके कंसोल करूँ, तो इसका मतलब ये है कि इफ़ इट रन्स, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइलों को हम HTML के साथ लिंक करेंगे, कहाँ करेंगे? बिल्कुल पेज के बॉटम पे। और किसके ज़रिए करेंगे? स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स का एक एट्रीब्यूट, सोर्स के अंदर उस पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ देंगे। कल मैंने आपको ये कहा था जी कि अरे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बारे में फिर क्वेश्चंस पूछता हूँ। ऑब्जेक्ट है जी ये, नेम उसकी पहली प्रॉपर्टी है, लेट सपोज नेम है जी इसका ये, एज है जी इसकी ये, इसका कॉन्टैक्ट है जी ये, और इसका एड्रेस है जी ये। आपने अक्सर देखा होगा कि एड्रेस में नॉर्मली ये फॉरेनर्स का ये स्टाइल है, यूरोपियंस का गालिबन या अमेरिकन का, कि वो एड्रेस को सिर्फ एड्रेस में नहीं लिखते, एड्रेस को वो स्प्लिट अप करते हैं। स्ट्रीट एड्रेस यानी स्ट्रीट, स्टेट, स्ट्रीट और हाउस नंबर, या 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा केस सिनेरियो हो कि हम इस एड्रेस को स्प्लिट अप करना चाहें मल्टीपल पार्ट्स में, स्टेट को अलग, कंट्री को अलग, स्ट्रीट को अलग, तो क्या करेंगे हम? एक तरीका तो ये है, हम क्या लिखें जी, स्टेट, स्टेट प्रोविंस को कहते हैं, हमारे जैसे प्रोविंस होते हैं उनकी शायद स्टेट होती है, ठीक है। मैं कह दूं पंजाब, फिर मैं कह दूं जी स्ट्रीट 25, फिर मैं कह दूं जी कंट्री, मैं कह दूं जी, ये तरीका ठीक तो है लेकिन ये बड़ा बुरा लगता है कि एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए आप 3 फील्ड्स को लिख रहे हैं। तो जब ऐसा काम हो या ऐसा सिनेरियो हो कि जब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को मल्टीपल हिस्सों में तकसीम किया जा सके, जैसे ये एड्रेस है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एड्रेस लिखें, कॉलन, और उसके बाद फिर करली ब्रैकेट डाल दें। तो अब ये प्रॉपर्टी नेम जो है वो एड्रेस है, प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या है, फिर एक ऑब्जेक्ट है। तो यूं समझ लें कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग हो गई। बात समझ आई? क्यों डाला? क्योंकि अक्सर अगर मैं आपसे पूछूंगा जी कि वेयर डू यू लिव, तो इसका मतलब है मैं क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर एड्रेस। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बंदा आपसे पूछे जी आपकी स्टेट क्या है, फिर पूछे जी आपका कंट्री क्या है, फिर पूछे जी आपकी स्ट्रीट क्या है, फिर पूछे जी आपका मोहल्ला क्या है। मतलब पागलों वाली बात है ना। वो क्या पूछेगा? सिंपल एड्रेस पूछेगा। तो एड्रेस शुड बी अ सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी। लेकिन हमें पता है कि एड्रेस एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो हम मेन ऑब्जेक्ट में एड्रेस को एड्रेस नाम से ही डिनोट करेंगे, लेकिन उसकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन होगी उसको आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट में रख लेंगे। तो कहने का मतलब, या समझाने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट में फिर क्या होगा, की वैल्यू ही होंगी ना। ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, क्या हुआ जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इसमें भी क्या होगा, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी। अब जरा सब समझ आ गया ना सबको कल वाला काम। मुझे पाक प्रिंट करना है, कैसे करूंगा? कंसोल लॉग को छोड़े ना, सिर्फ मुझे तरीका बता दें, पाक प्रिंट करना है मुझे।
वेरी नाइस, सिंपल, एक्सप्लिसिट। मैंने कहा था किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना हो तो किससे कैसे जाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट लिखें। अब मैंने लिखा जी ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन, और इसके अंदर जाना हो तो मैंने लिखा जी एड्रेस। अब एड्रेस खुद फिर एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो उस एड्रेस के अंदर जाना हो तो क्या करूंगा, डॉट कंट्री। ये कॉमन सेंस यूज करना है आपने बस। चाहे जितनी मर्जी नेस्टिंग हो जाए, जिधर जिधर ऑब्जेक्ट होगा आप क्या करेंगे, डॉट एक स्टेप अंदर, डॉट एक स्टेप अंदर, डॉट एक स्टेप और अंदर। मेक सेंस? चले, ये होती है ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग, और ये अक्सर आप इसको भी जरूरत, मतलब इस तरह की चीज सिचुएशन आ, और भी इस तरह और भी आ सकती है। मिसाल के तौर पे आपकी क्वालिफिकेशन है, या आप कह लें डिग्रीज हैं। अब आपको पता है आपके पास एक डिग्री तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने मास्टर्स किया हो तो उसके पास कितनी डिग्रीज होती हैं, मैट्रिक, इंटर, एफएससी, बीएससी, एमएससी, तो वो मल्टीपल हो सकती है ना। यानी ये कह लें डिग्री 1, या अगर आपने कहना हो जी मैट्रिक कंप्लीट कब की है, तो आप यहां पे लिखें मैट्रिक 2022 में कंप्लीट की है। इसी तरह इंटर दिस। ठीक, तो ये इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है कि जब ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट की कोई एक प्रॉपर्टी जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो, आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख लें। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, सेल फोन, सेल नंबर, और क्या हो सकता है, घर का फोन नंबर यानी रेजिडेंशियल, और क्या हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है ना। तो हैं सारे के सारे क्या, कॉन्टैक्ट ही। एक सेल नंबर है, एक घर का एड्रेस है, एक रेजिडेंशियल, एक ऑफिशियल है, वगैरह वगैरह। तो यूं आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेस्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर उसके आगे। अच्छा, अब जरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। ऑब्जेक्ट और अरेज आपको समझ आ गया है। तो मैंने कहा था 3 पिलर्स हैं, एक पिलर अरे, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा फंक्शन। आज तीसरे पिलर को पढ़ते हैं, फिर इन सारों को मिक्स करेंगे, फिर मजा आएगा। क्योंकि मैंने आज कहा था आपको थोड़ा सा कोई ग्राफिकली इंटरेक्टिविटी भी बताऊंगा। तो फंक्शन क्या होता है, पहली बात ये देखें। नॉर्मली मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग, कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लॉग की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलो, और ये लिखता हूँ जी मैं 20 दफा। आप अज्यूम करें कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिस प्रोग्राम में 100 लाइंस ऑफ कोड है, यानी कितनी लाइनें हैं, 100। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हर लाइन क्या हो जाएगी, बारी बारी एग्जीक्यूट होगी, और मैं जो ही पेज रिफ्रेश करूंगा जावास्क्रिप्ट का जितना कोड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये सारा का सारा कोड खुद से एग्जीक्यूट ना हो, जब मैं चाहूं तब एग्जीक्यूट हो। यस, एक सिचुएशन, अब ये मल्टीपल सिचुएशंस है फंक्शंस बताने की। एक सिचुएशन ये है कि ये कोड खुद से एग्जीक्यूट ना हो, जब मैं चाहूं तब एग्जीक्यूट हो। दूसरी सिचुएशन, आपके पास 100 लाइंस ऑफ कोड्स है और नॉर्मली आपका कोड सारा का सारा सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, यानी पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली लाइन से जंप करके चौथी लाइन में पहुंच जाए। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि आपके प्रोग्राम में जितनी लाइनें होंगी वो सारी क्या होंगी, 1 बाय 1 सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। मिसाल के तौर पे ना, मैंने एक गेम लिखी है, या आपने आप एक गेम खेल रहे हैं, आपको पता है गेम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनती हैं। उस गेम में 500 लाइनें लिखी हुई हैं, और वो गेम है फॉर एग्जांपल फाइटिंग ऑफ 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। मैं वैसे रफ सी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को पंच मारना है, ठीक है। तो अब पंच मारने के लिए कितनी डायरेक्शन में पंच हो सकता है? फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, राइटवर्ड हो सकता है, लेफ्टवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है।
ये सारी डायरेक्शन है पंच मारने की। अब आपको पता है कि एक गेम में वो कितनी दफा पंच मारेगा? नहीं पता ना। तो आप अज्यूम करें कि एक दफा किसी एक कैरेक्टर के पंच मारने के लिए आपको 20 लाइन ऑफ कोड चाहिए, फॉरवर्ड पंच मारने के लिए सिर्फ। तो अगर उसने एक गेम में 20 दफा पंच मारना है किसी को, तो कितनी लाइंस ऑफ कोड जरूरत पड़ सकती है इस काम के लिए? 400, विच इज अ ह्यूज वन। तो ये सिर्फ एक साइड, एक डायरेक्शन में। अगर राइटवर्ड भी मारना हो, बैकवर्ड भी मारना हो, तो क्या ऐसा जरूरी है कि आपको एक दफा पंच मारने के लिए वो पूरी की पूरी 20 लाइनें बार बार लिखनी है? ऐसा जरूरी नहीं होता। अब आपको पता है कि जब भी वो पंच मारेगा सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी, सेम एग्जीक्यूशन होगी सेम कोड की। तो आप ऐसे कोड को जिसने बार बार एग्जीक्यूट होना है उसको क्या कर ले, ग्रुप करके एक फंक्शन बना दें, ताकि जब भी फॉरवर्ड पंच मारना है तो वो क्या करे, उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो एक दफा लिख के आपने रख लिए हैं उनको क्या कर ले, बार बार कॉल कर ले। फंक्शन यूज करने का दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, आपके प्रोग्राम हंड्रेड्स ऑफ लाइंस पे मुश्तमिल है। इतने बड़े लाइंस ऑफ कोड को मैनेज करना भी मुश्किल है, लिखना भी मुश्किल है। अगर कहीं एरर आ जाए तो उस एरर को डिबग और डिटेक्ट करना और उसको रेक्टिफाई करना भी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव अ वेरी लार्ज प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, we normally divide that large program into multiple smaller programs. हर प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। समझ आ गई बात? ये तीन बातों को ज़हन में रखिएगा। अभी ज़रा फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पहला मैंने कहा जी कि मैं फॉर एग्जांपल के ये जो 20 लाइनें हैं, लेट्स सपोज इन 20 लाइनों को या 19 लाइनों को ये चाहता हूँ कि ये खुद से कॉल, खुद से एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जी फंक्शन। ये फंक्शन कीवर्ड है। जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो लाजमी पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद इसको कोई भी आइडेंटिफायर नेम दे दें। जैसे वेरिएबल का नाम दिया था ना हमने, मैंने इसको क्या दे दिया, टेस्ट। उसके बाद आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स। बस ये सिंटैक्स है, ये तरीका है एक फंक्शन के लिखने का। ये तरीका है एक फंक्शन के लिखने का। अब वो जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो सारी की सारी आप इसके अंदर लिख दें। ठीक, बस ये क्या बन गया आपका एक फंक्शन। क्या बन गया? फंक्शन कैसे लिखते हैं? जल्दी जल्दी लफ्ज डिफाइन करें। फंक्शन कैसे लिखेंगे? फंक्शन कैसे लिखेंगे? तेरे इशारों पे मैं कुर्बान जाऊं। फंक्शन कैसे लिखेंगे? वह खाल जाए यार, खाल जाए ना, आपकी बारी आने वाली है। आप फंक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? भाई अल्फाज में बताना हो तो फौरन यार फंक्शन का कीवर्ड लिखें, साथ में कोई भी अपनी मर्जी का मीनिंगफुल नेम लिखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और फिर उनके बाद करली ब्रैकेट्स में बॉडी फंक्शन की। दैट्स इट। अल्फाज में बताने में कौन सी रॉकेट साइंस है? सेम है, सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है। जावा में भी फंक्शन सेम है, सिंटैक्स डिफरेंट है, लॉजिक सेम है। नहीं, एट्रीब्यूट्स इसमें नहीं है। अच्छा हाँ, एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। इससे पहले करली ब्रैकेट एक और जगह हम यूज कर चुके हैं। किस काम के लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ये याद रखिएगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रैकेट यूज की थी तो इसके साथ कोई भी नाम नहीं था, वो यूं था। तो इसका मतलब ये तो इक्वल टू है ना, इक्वल टू के पहले तो कुछ भी है, लेकिन ये करली ब्रैकेट तने तनहा थी, इनके साथ कुछ भी नहीं था। इन करली ब्रैकेट के साथ ये नाम है, ये डिफरेंस है। समझ आई बात? तो ये करली ब्रैकेट क्या कहलाती है? फंक्शन की बॉडी। क्या कहलाती है? अच्छा, अब अगर मैं इसे चलाना चाहूंगा ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब आप फंक्शन डिफाइन कर लें, वो फंक्शन तब तक चलता नहीं है जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करते। क्या करते हैं? तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? आप सिंपली फंक्शन का नाम लिखें। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? ये जो फंक्शन का नाम है ना, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, आप उसको एज इट इज लिख दें, आगे और कुछ ना करें। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मैं चाहता हूं कि इन 7 स्टेटमेंट्स को दोबारा प्रिंट करूं।
तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन यूज़ ना किया होता तो मैं क्या करता, सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेट्स सपोज हमने दरमियान में कुछ और प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये कॉल जाएगी इस फंक्शन के डेफिनेशन पे, इसकी सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। जब एक एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो फंक्शन वापस आएगा, अगली लाइन चलाएगा ये वाली, फिर अगली लाइन पे जाएगा, उसे मिलेगा फिर फंक्शन कॉल है, ये फिर वहाँ जाएगा और फिर ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होकर वापस आएगा। लेट्स सी इट। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन के ज़रिए हमारे पास कंट्रोल आ गया है कि हमारा सारा कोड जो है वो खुद से ना चलने लग जाए, बल्कि हम अगर उसे फंक्शन में रैप करें तो फिर ये इख्तियार हमारे पास है कि जहां हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब हम, जी बिल्कुल, आपने एक सिम लिए और एक सिम आपके दोस्त ने ले ली ना सिम, अब आपको जितनी दफ़ा उसे कॉल करेंगे और जितनी दफ़ा उठाएगा आप उतनी दफ़ा बात करेंगे। समझ आई बात? तो एक फंक्शन आपने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया, उस डिफाइन करने के बाद जितनी दफ़ा आप चाहें उसे कॉल कर सकते हैं। सॉरी हाँ, वो वेरिएबल था ना, वेरिएबल को भी रीयूज़ किया जा सकता है और फंक्शन को भी रीयूज़ किया जा सकता है। समझ आई बात? यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? प्रॉब्लम है तो बता दें। ये कॉपी पेस्ट से बचने के लिए तो किया है ना कि हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ, अगर मुझे ये हेलो जो है 1 2 3 4 5 6 7 एक दफ़ा 6 कर दें, एक दफ़ा टेस्ट फंक्शन में कितनी दफ़ा हेलो प्रिंट हो रहा है? 6 दफ़ा। अगर मुझे 36 दफ़ा हेलो प्रिंट कराना होगा तो 2 तरीके हैं ना, पहले तो ये है कि मैं ये कंसोल कितनी दफ़ा कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो लॉग कितनी दफ़ा होगा जाए? 36 दफ़ा हो जाएगा। ये तरीका ठीक है क्योंकि इसने कितनी लाइनें ली हैं हमारी? 36 लाइनें ली हैं। एग्जैक्टली यही काम होगा जब हम कितनी दफ़ा कॉल कर लें? 2, यानी 2 तो हो चुके हैं ना, तो 4 6। तो मुझे बताएं ये तरीका ज़्यादा ठीक है या वो वाला तरीका ज़्यादा ठीक है? नंबर ऑफ लाइंस भी कम, एफर्ट भी कम, और एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करना है। तो फंक्शंस बेसिकली किस काम के लिए हैं? पहली बात तो ये है कि जब आपका प्रोग्राम, नॉर्मली ज़ाहिर है फंक्शन में सिर्फ कंसोल लॉग ही तो नहीं होगा, फंक्शन में कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी होगी, लेकिन हमें 2 चीज़ों में अभी तक फ़ायदा नज़र आया है। एक तो ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से उसे कॉल करेंगे जब हमें उसकी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होगी, खुद से नहीं चलेगा। दूसरा ये कि हम एक ही फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तीसरा ये कि ये हमारा टाइम भी बचाता है, हमारी लाइंस ऑफ कोड भी बचाता है। यानी 36 लाइनों के बजाय कितने लाइनों में काम हुआ है? 6-7 लाइनों में काम हो गया। तो फंक्शन लिखते कैसे हैं ये समझ आ गई है आपको? कैसे लिखते हैं? नाम देते हैं, नाम देते हैं तो फंक्शन हो जाता है। फंक्शन का कीवर्ड पहले लिखते हैं, फॉलोड बाय एनी मीनिंगफुल फंक्शन नेम, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस और फिर करली ब्रैकेट्स जो कि फंक्शन की बॉडी। यहां तक सबको समझ आ गया? अब जरा देखिएगा, मैं एक फंक्शन लिखता हूं, आपको मीनिंगफुल फंक्शन लिखते हैं ऐड, और मैं इसमें लिखता हूं जी लेट ए इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर अ नंबर, और वही काम जो मैंने पहले किया था, बी इंटर अनदर नंबर और फिर लॉग ए प्लस बी। अब मैं इसे चलाऊंगा, नथिंग हैपन्स। क्यों? क्योंकि अब मेरे कंट्रोल में, अब मैं इसे फंक्शन को कॉल करूंगा तब चलेगा। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना हो ऐड, और अब जाऊंगा, समझ आ गई बात?
तो अब मेरे कंट्रोल में आ गया जहाँ उसे कॉल करना चाहूँ। अब मैं इसे 56 देता हूँ, फिर 39 देता हूँ, तो इसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। क्यों? दो स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग्स ऐड नहीं होती, स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं, इसलिए जुड़ गए। ठीक होगी बात? अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जब फंक्शन कॉल करें तो इस फंक्शन में, मैंने कल एक बात बताई थी, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, जब पार्स इंट बताया था। फंक्शन इज लाइक अ, इट टेक्स एन इनपुट, प्रोसेसेस ऑन दैट इट आउट इनपुट एंड गिव्स यू रिफाइंड आउटपुट। समझ आई बात? तो वो इनपुट हम कैसे देते हैं किसी फंक्शन, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम किसी भी फंक्शन को इनपुट कैसे देते हैं, उसकी पैरेंथेसिस में ना। पार्स इंट में कल ये नहीं किया था बेटा, ये किया था ना, और इसमें हमने यहां पे स्ट्रिंग दी थी, तो पैरेंथेसिस में इनपुट दिया था ना। तो अगर मैं ये ना करूं, गौर से सुनिएगा, ये ना करूं, यानी प्रॉम्प्ट यहां पे ना लूं और मैं यहां पे इनपुट दे दूं 12, और किसी भी फंक्शन में आप एक वैल्यू इनपुट भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, कॉमा सेपरेशन के साथ। यस। तो अब मुझे बताएं कि ऐड का फंक्शन मैंने डिफाइन किया था ना, पार्स इंट का फंक्शन भी मैंने डिफाइन किया था, मैंने सिर्फ उसे कॉल किया था, क्योंकि ये तरीका फंक्शन को कॉल करने का है, फंक्शन डिफाइन करने का तरीका तो ये है। तो इसका मतलब अब आपने दो तरह के फंक्शंस पढ़ लिए। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले से डिफाइंड है, हम उन्हें कॉल करके यूज कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। समझ आई? ऐसे फंक्शंस जो पहले से लैंग्वेज का हिस्सा हैं उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। क्या कहते हैं? और ऐसे फंक्शंस जो पहले से लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, जो हम खुद डिफाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? जो मैंने थ्योरी बोली है, आपका क्या ख्याल है? ऐड प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है? प्री डिफाइंड है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है अहमद? ऊपर देखें लिखा हुआ फंक्शन ऐड राउंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है। तो इसका मतलब है ऐड नाम का फंक्शन हमने खुद डिफाइन किया है। कल मैंने सिर्फ आपको ये फंक्शन बताया था, या इसको छोड़ें, आपने सबसे पहला फंक्शन जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ा था। तो ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन डेफिनेशन है? कॉल है, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? फंक्शन का कीवर्ड शामिल होता है, फंक्शन का नाम शामिल होता है, पैरेंथेसिस और फंक्शन की बॉडी शामिल होती है। तो मुझे बताएं, मैंने कभी भी अलर्ट लिखते वक्त खुद इसको कहीं डिफाइन किया था? तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? बिल्ट इन फंक्शन। प्री डिफाइंड या बिल्ट इन, दोनों नाम ठीक है। प्रॉम्प्ट का फंक्शन मैंने कहीं डिफाइन किया है, तो वो कौन सा फंक्शन हुआ? कंफर्म का फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, तो वो कौन सा फंक्शन हुआ? ऐड का फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, कहां किया है? फंक्शन के कीवर्ड के साथ, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? समझ आ गई बात? सिंपल सी फिलॉसफी है। जब किसी फंक्शन को मैंने डिफाइन नहीं किया हो और वो फंक्शन काम कर रहा हो, तो इसका मतलब वो फंक्शन पहले से लैंग्वेज का हिस्सा है। तो अब आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शन के नाम आ गए हैं, प्रॉम्प्ट है, अलर्ट है, कंफर्म है, पार्स है। और आपको पता है कि ये सारे फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं। अलर्ट जब आपने किया तो वो स्ट्रिंग लेता था, कंफर्म भी स्ट्रिंग लेता था, प्रॉम्प्ट भी स्ट्रिंग लेता है। तो जब कोई फंक्शन बिल्ट इन है, आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो क्या इनपुट लेता है? आपको कपड़े इस्त्री करने नहीं आते, आपको कपड़े इस्त्री करने नहीं आते, कभी नहीं किया आपने, लेकिन आपने एक इस्त्री खरीद के लाई बाजार से
और पहली दफ़ा आप कपड़े इस्त्री करने लगे, कैसे करेंगे? यस, उस इस्त्री के साथ एक गाइड आएगी, यूज़र गाइड, वो बताएगी आपको कि इसको ऑन कैसे करना है, ये गर्म कैसे होगी, ये कितने नंबर पे कितनी गर्म होगी, ये कपड़े जलाएगी कब, कौन से कपड़े इसमें इस्त्री नहीं करने, ये सारा कौन बताएगा? क्योंकि इस्त्री आपने तो नहीं बनाई ना, इस्त्री जिसने बनाई है उसने साथ लिख के रखा हुआ कैसे यूज़ करनी है। समझ आ गई बात? आप माइक्रोवेव ओवन लेके आए हैं, आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया, कैसे करेंगे यूज़? तो भाई जो बिल्ट इन फंक्शन आपने नहीं लिखे वो क्या इनपुट लेंगे, वो कैसे यूज होंगे, ये कौन बताएगा? तो जावास्क्रिप्ट का यूजर मैनुअल कौन है? इंटरनेट। गूगल करें भाई, गूगल करें कि फलां फंक्शन क्या काम करता है। दो हल है, या तो ये है कि मैं यूजर मैनुअल बैठा हूं, आपका टीचर, जब भी कोई बिल्ट इन फंक्शन आपके सामने आए तो आप मुझसे आके पूछे, सर आज मैंने ये वाला बिल्ट इन फंक्शन देखा है जावास्क्रिप्ट में, इसका क्या मकसद है? आई विल बी टेलिंग यू। या आप गूगल पे लिखे जाके अलर्ट। तो आज के बाद हम जितने भी बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे, अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट। ये देख रहे हैं, उसने एग्जांपल पहले दिए और एक्सप्लेन बाद में किया। द अलर्ट मेथड डिस्प्लेज एन अलर्ट बॉक्स विद अ मैसेज एंड एन ओके बटन। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन यू वांट इंफॉर्मेशन टू कम थ्रू टू द यूजर। सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, अलर्ट और ब्रैकेट में मैसेज। इसी तरह बाकी सारे भी देख सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन हम खुद डिफाइन करेंगे उनका तो हमें खुद पता होगा ना, क्योंकि लिखे जो हमने खुद है कि वो क्या करेंगे। बात समझ आ गई है? क्लियर होगी बात? अब जरा इसको देखें, मैंने एक फंक्शन लिखा ऐड, पहले मैंने इसमें कुछ भी पास नहीं किया था। जब एक फंक्शन कोई भी इनपुट ना ले रहा हो, इस इनपुट को बाय द वे हम कहते हैं हम फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे हैं। ये पैरामीटर 1 भी पास कर सकते हैं, 2 भी पास कर सकते हैं, 6 भी पास कर सकते हैं और 7 भी पास कर। ठीक है, तो मैं इससे पहले एक और फंक्शन आपको आसानी के लिए बताता हूं। मैं लिखता हूं जी फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं जी कंसोल डॉट लॉग आई एम टेस्ट मैसेज। ये फंक्शन कुछ आउटपुट देगा? क्यों? कॉल ही नहीं हुआ। दैट्स ग्रेट। तो अगर मैं इसे कॉल कर दूं, कॉल उसके नाम से ही करूंगा ना, अब ये डिस्प्ले करेगा। अब ये ऐसा फंक्शन है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। ये ऐसा फंक्शन है जो कोई पैरामीटर, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कोई पैरामीटर नहीं लेते। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूं और मैं यहां से ये खत्म करके यही वाला स्ट्रिंग डेटा इस फंक्शन में पास कर देता हूं। तो अब डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है, और वो पैरामीटर किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। जब आप फंक्शन खुद डिफाइन करेंगे ना, तो आपको यूज केस और सिनेरियो खुद पता होगा। अभी तो नहीं पता ना, क्योंकि अभी तो आप पहला दिन है फंक्शन का सीखा है, तो एक पहले दिन कैसे पता लग सकता है? अभी मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ आपको? सिंटैक्स सिखा रहा हूँ। तो अभी तक तो जाहिर है नहीं पता चलेगा आपको क्या करना है आपको। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स को समझें और ये समझें कि पैरामीटर लेता भी है और फिर आउटपुट कैसे देता है, सिर्फ ये समझें इस बात को। ये मेरी गारंटी है समझाना कि कैसे पता चलेगा कि क्या लेगा क्या नहीं लेगा। अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस करें, ले सकता है या नहीं ले सकता। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, फंक्शन कैन टेक अ पैरामीटर और फंक्शन कैन नॉट टेक। तो जब फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे तो वो पैरामीटर स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो पैरामीटर नंबर भी हो सकता है, वो पैरामीटर बुलियन भी हो सकता है, वो पैरामीटर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो पैरामीटर अरे भी हो सकता है। तो ये कौन सा पैरामीटर है? अच्छा, जब भी किसी फंक्शन में आप पैरामीटर पास करेंगे तो जहां वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना, वहां उस पैरामीटर को रिसीव भी करेंगे आप। क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे ये स्ट्रिंग है ना, तो जिस तरह आप स्ट्रिंग को नॉर्मली सेव करने के लिए क्या करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू दिस,
ये करते हैं ना। तो फंक्शंस के केस में आप यहां पे कोई वेरिएबल लिख लें, लेट ए लिख लें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन कॉल होगी तो फंक्शन में जो भी पैरामीटर पास होगा वो पैरामीटर उठ के कहां कॉपी हो जाएगा, ए में कॉपी हो जाएगा। अब ये ए इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, इसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं करें। मैं इस ए को यहां डिस्प्ले करा देता हूं एंड इट वुड गिव मी द सेम आउटपुट। समझ आ गई बात? आई एम गिविंग इनपुट टू द फंक्शन, और इनपुट किस हालत में देते हैं, पैरामीटर्स की हालत में, पैरामीटर्स की फॉर्म में। ठीक, अब ये दो पैरामीटर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं जी कि माय नेम और कॉमा के साथ, या यूं समझ लें तो अगर मैं यहां पैरामीटर रिसीव करूंगा तो मैं इसे कहूंगा जी ठीक है। अब कंसोल में मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को क्या मिला के लिख दे, तो मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, क्योंकि प्लस क्या करता है, ऐड कंकैटिनेट करता है स्ट्रिंग के केस में। वेरिएबल कैमल केस में होते हैं, आपको पता ही, ठीक है। तो अब ये डिस्प्ले मैसेज है, ये क्या करेगा, दो पैरामीटर ले रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इन दोनों को क्या करके देगा, ऐड करके देगा। समझ आ गई बात? तो फंक्शन एक पैरामीटर भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है। सलमान साहब के सवाल पे आते हैं। सलमान साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा। तो इनको मैंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फंक्शनैलिटी लिखने जा रहे हैं। अब जरा मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो देता हूं। ये फेसबुक की एप्लीकेशन है, ये मुझसे दो चीजों का तकाजा कर रही है। क्या? ईमेल और पासवर्ड, या यूजर नेम और पासवर्ड। आपको पता है कि इसके पीछे एक फंक्शन लिखा होगा, जिस फंक्शन का काम क्या होगा कि वो फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, और उन दोनों को डेटाबेस में सेव इंफॉर्मेशन की बेस पे मैच एंड कंपेयर करके आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि यार ये वैलिड यूजर है या नहीं है। तो ये इस छोटे से फंक्शन का पर्पस क्या होगा, यूजर को ऑथेंटिकेट करना कि ये वैलिड यूजर है या नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, अब जुबानी बताएं जरा कितने पैरामीटर लेने चाहिए उसे? दो। कौन कौन से? क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए ही दो चीजें। समझ आ गई बात? एक सिनेरियो रियलिस्टिकली समझ आ गया ना? आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जाके आप सबसे पहला काम, कार्ड इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, पिन इंसर्ट करते हैं। अब आपको पता है कि एटीएम के पीछे कोई फंक्शन चल रहा होता है, वो फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा? एक। क्या मांग रहा है आपसे? जब आप उसे पिन देंगे, वो पिन आपका उस फंक्शन में पास होगा और वो फंक्शन उस पिन के ऊपर प्रोसेसिंग करके डेटाबेस की इंफॉर्मेशन की मैचिंग करके बताएगा कि आपका पिन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वो फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा? क्या? पिन। और पिन किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में या नंबर फॉर्म में? और यूजर नेम और पासवर्ड किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में या नंबर फॉर्म में? तो आपको ये भी पता लग रहा है कि कब कौन सा फंक्शन क्या कितने पैरामीटर लेगा और किस तरह के पैरामीटर लेगा। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये आपको सिचुएशन बताएगी जिस सिचुएशन के लिए आप फंक्शन लिखने जा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ एक छोटी सी। मैं यहाँ पे अब लॉगिन का फंक्शन लिख देता हूँ। अच्छा, आप मुझे कहेंगे जी लॉगिन का फंक्शन लिखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है एक दिन में करोड़ों लोग फेसबुक पे लॉगिन हो रहे होते हैं। तो फंक्शन का पर्पस क्या है? रीयूजेबिलिटी। तो क्या 1 करोड़ फंक्शन लिखे होंगे पीछे? एक फंक्शन लिखा होगा
और हर फंक्शन हर यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड लेगा और उसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, आप ऑथेंटिक हैं या नहीं है। तो रीयूजेबिलिटी नहीं हो रही है ना। एग्जैक्टली अब ये फंक्शन क्या लेगा जी, देखें मिसाल के तौर पे ये ले रहा है जी ईमेल पासवर्ड, जहां से ये फंक्शन कॉल होगा लॉगिन, ईमेल में पास कर देता हूं जी मिसाल के तौर पे abc@gmail.com और पासवर्ड लेट्स से जी ये है, ठीक है। ये ईमेल रिसीव होगा इसमें, ये पासवर्ड रिसीव होगा इसमें, और यहाँ इसके अंदर वो सारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखी जाएगी, पासवर्ड कंपैरिजन वाला और बाकी सारे मामला। हम नहीं लिखेंगे ना, हम अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लिखेंगे। इनपुट देने के बाद बटन पे क्लिक करता है तब कॉल होता है। एग्जैक्टली अभी हम बटन के साथ भी लिंक करना सीखेंगे ना। अभी आप सिर्फ फंक्शन समझ गए ना, इसी फंक्शन को हम एग्जैक्ट सेम सिनेरियो करेंगे, हम बटन के क्लिक पे भी वो काम करके देखेंगे। यहां तक बात समझ आ गई सबको? तो सिर्फ फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन पैरामीटर लेता भी है और फंक्शन ऐसा भी है कि पैरामीटर ना ले। तो फंक्शन एक पैरामीटर भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 100 भी ले सकता है, जितने सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जिस सिचुएशन को आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। यहां तक बात सबको क्लियर होगी है? तो आज के बाद जब मैं फंक्शन लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। आखिरी बात फंक्शन से मुताल्लिक, अगर मैं फंक्शन के अंदर आके, अभी तक मैं ये कर रहा हूं लॉग, तो ये लॉग क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है ये उसको उधर ही क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं एक लॉग में ईमेल प्रिंट करता हूं और दूसरे लॉग में क्या करता हूं, बात समझ आ गई? अब इस केस में जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होने के बाद दोनों चीजों को लॉग कर देगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम फंक्शन में इन दोनों चीजों को लॉग ना करें, बल्कि क्या करें, फंक्शन में से कोई डाटा रिटर्न कर दें, फंक्शन में से कोई डाटा रिटर्न कर दें। मिसाल के तौर पे आप फंक्शन के अंदर सिर्फ ये लिख सकते हैं रिटर्न ईमेल प्लस पासवर्ड। इसका मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब ये है कि यार ये जो डाटा है ये वापस ले जाओ। कहां ले जाओ, जहां से फंक्शन कॉल हुई थी वहां ले जाओ वापस। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो चीजें ले रहा है, ईमेल और पासवर्ड, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहा है और कॉन्कैटिनेट करके क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यस, वो उसके लिए इफ एल्स की कंडीशन लगती है ना। मैं मिसाल देता हूं, अभी आपने इफ एल्स नहीं पढ़ी ना, लेकिन जिनको आइडिया है वो उनको अंदाजा हो जाएगा। यानी मैं अगर ये कहूं कि मैं कहूं जी कि इफ ईमेल इज इक्वल टू सम ईमेल, लेट्स सपोज abc@gmail.com, तो फिर करो रिटर्न ट्रू, और अदरवाइज क्या करो, रिटर्न फॉल्स। अब ये फंक्शन लॉगिन की लॉजिक थोड़ी सी क्लियर कर रहा है। वो कह रहा है जी कि जो ईमेल आ रहा है, यूजर ने दिया है, उसको चेक करो कि वो ईमेल इसके बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, यानी यूजर को लॉगिन कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, फॉल्स, यूजर को लॉगिन नहीं करो। ये लॉगिन का कंप्लीट फंक्शन हो गया। लेकिन ये इफ एल्स क्या है, चूंकि ये अभी तक सही पढ़ाई नहीं है मैंने आपको, तो सिर्फ फंक्शन पे फोकस करें। इफ एल्स पे मतलब जिसने पढ़ी हुई है वेल एंड गुड, जिस बेचारे ने मेरी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी वो क्या करेगा। अभी खल जाना यार, जितना तुम आगे मुझे घसीटते जाओगे तो मैं तो चलता जाऊंगा, लेकिन फिर मसला आपको होगा। एल्स इफ भी होता है, स्विच भी होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम टाइम में रेलेवेंट चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली वो काम आएंगी, लेकिन मैं जस्ट ये बताने के लिए कि कुछ लोग बेचैन हो रहे थे यार है कि
लॉगिन फंक्शन में हमने यूज़र ने ईमेल दिया, उसने यूज़र ने ईमेल वापस दे दिया। ये तो यही मतलब है, मैंने इसको मोबाइल दिया, इसने मुझे मोबाइल वापस कर दिया, मैंने इसको फिर मोबाइल दिया, इसने मुझे फिर वापस कर दिया। दिस डजंट मेक सेंस ना। तो मैंने जस्ट ये मिसाल दी कि आप ये ना समझे ये क्या बात हुई सर, हमने ईमेल और पासवर्ड फंक्शन को पास किया, आप कह रहे हैं उसने वापस रिटर्न कर दिया। तो सिर्फ सिंटैक्स समझें कि फंक्शन किसी वैल्यू को वापस क्या कर सकते हैं सर जी 4 हो गए, बस करें। रिटर्न हो सकता है। तो बेटा ये 4 हो गए, तो मैंने आपको कोई ज़बरदस्ती तो पकड़ के नहीं बिठाया हुआ। कौन है जिसने कहा 4 हो गए? नाम बताएं बेटा, कौन है? अजीब बदतमीजी है यार। आपके जहाँ कहीं बिजनेस खुले में तो आप जाके उनको टाइम दें, घर बैठ के आप कह रहे हैं 4 हो रहे हैं, इधर आके आपको आते हुए मतलब तकलीफ होती है, तो आप छोड़ दें, मीटिंग ही छोड़ दें 4 हो गए हैं तो। ज्यादा प्रॉब्लम तो इनको होना चाहिए जो यहाँ आके रोज खपते हैं, इतने दूर से ट्रेवल करके आते हैं, घर बैठ के 4 हो गए हैं। अभी बात तो कंप्लीट होने दे यार, तरीका होता है ना कोई बात करने का। एक बात कंप्लीट नहीं हुई तो बीच में, खैर सॉरी, कुछ एटिकेट्स होते हैं बेटा, एटिकेट्स होते हैं। पहले किसी को एड्रेस करें, एक्सक्यूज मी सर मेरी बात सुन लें, आपकी बात खत्म हो गई है, तो अब क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो आपकी क्लास ही 3:20 पे स्टार्ट हुई है, इज इट? तो उसूलन तो 4:20 तक जानी चाहिए फिर। बहरहाल अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट भी करूंगा। इस तरह की बदतमीजियां बीच में मतलब मुझे मुनासिब नहीं लगती बेटा, प्लीज़, क्योंकि थोड़े से तो इतना जोर आपके लिए लगा रहा हूँ कि मैं कम टाइम में ज़्यादा सारी चीज़ें कवर करूँ। एनीवेज सॉरी फॉर दिस डिस्टॉर्शन, बाज़ औक़ात वैसे ही बंदा जो है ना आउट हो जाता है। तो समझ आ गई बात आपको कि फंक्शन कैन टेक पैरामीटर, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। तो अब आप अगर मेरी उस डेफिनेशन को दोबारा एनालाइज करें कि फंक्शन is like a machine, it takes an input and it gives you refined output। एटीएम की मैंने मिसाल दी है कि वो आपसे पिन लेगा, बैकएंड पे प्रोसेसिंग करके आपको ट्रू या फॉल्स बताएगा कि आप ऑथेंटिक यूजर हैं या अनऑथेंटिक यूजर है। ईमेल के केस में पीछे एक फंक्शन लिखा होगा, उस फंक्शन क्या ले रहा होगा, यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा होगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड की बेस पे डिसाइड करके बताएगा आपको कि क्रेडेंशियल्स आपके करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है। ठीक होगी बात? तो अब 3 चीजें बेटा मैंने आपको बड़ी एक्सप्लिसिटली क्लियर की हैं, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, अरे। आज मेरा प्लान था कि मैं उसको यूआई में कहीं वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करके सीखूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा। मंडे को मैं इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करूंगा और इसको यूआई के साथ, यानी अभी तक आप ये सोच रहे होंगे सर 3-4 दिन या हफ्ता पूरा गुजार दिया तो अभी तक हम काली स्क्रीन पे सारा कुछ, कंसोल पे सारा कुछ आ रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करके ग्राफिकली कुछ इंटरेक्टिविटी करेंगे और उसके बाद हमारी असल जावास्क्रिप्ट की कहानी शुरू होगी और प्लग इन इंटीग्रेशन और बाकी सारे मामला। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट, अरे और फंक्शन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आपको आसान लगती है तो कंटिन्यू करें, मुश्किल लगती है तो मुझे कहें, मैं जावास्क्रिप्ट छोड़ दूंगा और नॉर्मल डिज़ाइन भी फोकस करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।